चलो कर दीजिए, स्टार्ट हो गया। बैठिए, बोलेंगे तो रोक दीजिएगा। यूकैरियोट क्रोमोसोम, यहाँ पे हम क्या बतला रहे हैं, आपके सिलेबस में दोनों पढ़ना है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट को अभी हमने क्या किया है, थोड़ा रोक दिया, इसलिए कि आपके सीनियर में आ चुका है, आपका परीक्षा का डेट आ गया है, तो पहले इसको हम पढ़ा दें, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और एक चीज़ और बतला रहे हैं कि अभी तो आप लोग डांट सुन लिए, डांट क्या सुने, समझाए हैं, डांटे उठे तो नहीं है। जो यहाँ पे क्लासेस होती हैं, ठीक है, कोई लड़के रेगुलर आ रहे हैं, किसी दिन हो सकता है कि उनको कोई काम आ गया, वो नहीं आ सके, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो क्लास जो एज सच होता है, या तो हम लाइव कर देते हैं, या रिकॉर्डेड क्लास को हम अपलोड भी कर देते हैं, और आप लोग उसको भी नहीं देखते हैं। समस्या वहां पर है। इतना सुविधा आपको जेएनयू में नहीं मिलेगा। हम खोल के ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी चला जाएगा जो बोल रहे हैं। सर हम देखते हैं, मुश्किल से 7 से 8 लोग देखते हैं, आपके पूरे 68 आउट ऑफ 68। कौन कौन देखते हैं वो भी हम भी देखते हैं हिस्ट्री में जाकर। ओनली 7 to 8 जो हैं वो विजिट करते हैं उस साइट को। सर हम सब्सक्राइब देखिए। ठीक है, हम क्या बोले कि 7 से 8 में हो सकता है, अभी होइएगा तो उसको पढ़िए। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या है, कौन सा सेल पहले डेवलप किया, प्रोकैरियोट, और बाद में डेवलप किया यूकैरियोट। तो इस दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होगा, इसमें प्रोटेक्टिव नेचर का आएगा। प्रकृति के द्वारा क्या आएगा, प्रोटेक्टिव नेचर। प्रोटेक्टिव का मतलब कि स्टेबिलिटी। यूकैरियोटिक जो जीनोम होंगे वो क्या होंगे कि ज्यादा स्टेबल होगा, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में। पहली बात, ऑर्गेनाइजेशनली अगर देखिएगा आप, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे अरेंज है, क्रोमोसोम जो है वो कैसे अरेंज है। तो जब आप व्हेन यू गो थ्रू द बुक्स ऑफ द इंटरमीडिएट, तो वहाँ पे आप देखिएगा उसमें पैल्की लिखता है, मैट्रिक्स लिखता है, क्रोमोनिमा लिखता है, ये सब अलग अलग टर्म्स यूज करता है। बट एक्चुअली द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम और ऑफ कोर्स द प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम आल्सो इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। एक्चुअली इट इज फॉर्म बाय द 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा, डीएनए एंड प्रोटीन। DNA and protein. Of course, the DNA is responsible for the synthesis of RNA. Some RNA molecules is observed when you want to study the qualitative analysis. अगर आप उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस को जब स्टडी करिएगा, तो डीएनए के साथ थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, आरएनए भी मिल सकता है, बट इट इज नॉट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। नाउ द अरेंजमेंट पैटर्न, एक तो डीएनए हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रोटीन। इसका जो अरेंजमेंट होगा, इट प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशनल नेचर, नंबर 1। नंबर 2, द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स द पॉलीमॉर्फिक नेचर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलीमॉर्फिक नेचर। आपको हम सेल साइकिल आप पढ़े होइएगा या इंटर में भी पढ़े होइएगा, तो देखे होइएगा कि इन द इंटरफेज द नेचर ऑफ द क्रोमोसोम इज डिफरेंट। वहाँ पे उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। वहाँ पे उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। इन द प्रोकैरियोट द नेचर, स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ द क्रोमोसोम इज डिफरेंट। इन द मेटाफेज द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ द क्रोमोसोम इज डिफरेंट। ये सब क्या है, अलग अलग है। इन एनाफेज द स्ट्रक्चर नेचर इज द डिफरेंट, यहाँ पे उसका अलग अलग है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड एंड अगेन कम्स इन द एस फेज। इन द एस फेज डुप्लीकेशन इज ऑकर्ड, फिर उसका डुप्लीकेशन होता है, दैट इज रिलैक्स्ड हो जाएगा, एंड अगेन कम्स इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। G2 से मतलब नहीं, क्रोमेटिन थ्रेड। अगेन वो कहाँ पे आ जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड। एंड द क्रोमेटिन थ्रेड इज द ऑल दिस स्ट्रक्चर जो आप वेरिएशन देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, क्रोमेटिन थ्रेड से लेकर मेटाप्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में जो देख रहे हैं आप, या इंटरफेज, क्रोमेटिन थ्रेड कहाँ मिलेगा, इंटरफेज में मिलेगा। तो ये जो कंपोनेंट है, ऑल आर एसोसिएटेड विद द कंडेंसेशन।
ये कहाँ से डिफर कर रहा है? कंडेंसेशन मतलब सिकुड़ना। सिंपल भाषा में उसको समझिए कि कंडेंसेशन का मतलब सिकुड़ना। तो जैसे जैसे वो सिकुड़ेगा, कब सिकुड़ेगा वो? मान लीजिए कोई चीज कब सिकुड़ता है? ठंडा में आपका गाल उल सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? दैट इज द लॉस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज लॉस ऑफ मॉइस्चर और वाटर। तो कोई भी बायोकेमिकल जो कंपोनेंट्स होगा वो हर एक कंपोनेंट का एक निश्चित क्या होगा? वाटर कंटेंट्स वहां पे होगा। क्या होगा? वाटर कंटेंट्स होगा। और जैसे बिकॉज जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है वो क्या है? ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है। एंड द बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स आर, हम एक दिन और बोले थे क्लास में, अब इसमें तो बहुत लड़के नहीं थे, उसमें हमने बोला था कि सेल इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ द बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस का क्या है? एक्यूमुलेशन है। एंड इन दिस एक्यूमुलेशन ऑल दीज कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक मैनर। उसका एक निश्चित पैटर्न है, निश्चित उसका आधार है जिस आधार पे वो अरेंज होता है। ठीक है? एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिफर कर जाता है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से। यही पार्ट डिफर करता है कि ऐसा जो है तो केमिकल, दैट मीन्स इट इज द केमिस्ट्री, केमिकल का पार्ट है, ये केमिकल है। अगर वो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो दैट इज द बॉडी, वो फिजिक्स का पार्ट हो गया। तो ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के समान मिल रहा है। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन दे डेवलप द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ पे कुछ लिविंग फीचर्स आने लगते हैं, जैसे कि वो एनर्जी कंजर्वेशन अपना करने लगेगा, वो अपना रिप्रोडक्शन करने लगेगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये ना फिजिक्स में मिल सकता है ना केमिस्ट्री में मिल सकता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिग्निफिकेंट। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिग्निफिकेंट है। ठीक है? अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोट आप देखते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें क्या है कि ये कॉमनली इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? मेटाफेज में कॉमनली स्टडी हम करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वी ऑब्जर्व कॉमनली इन द मेटाफेज, बट आई एम सेइंग दैट द क्रोमोसोम इज द पॉलीमॉर्फिक। ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक है। तो ठीक है कि इसका हम स्टडी मेटाफेज में करते हैं, बट हियर इन द एमएससी वी हैव द टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। That means the two components are necessary. One, the organization at the interface, organizational level at the interface. Because in the interface, the chromosome is present in the dispersed form. ये किस फॉर्म में है? Dispersed form में है, फैला हुआ है। And when it moves towards the division के different stages of the division, it becomes condensed. और सबसे ज़्यादा condense कहाँ पे हो रहा है? मेटाफेज में। So the structural distinction is commonly observed in the metaphase. तो now तो इसको हम क्या करते हैं? We start here, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है। ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम स्पेसिफिकली देखते हैं मेटाफेज में, बट इंटरफेज में भी इसका हम स्टडी करेंगे। बिकॉज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियोसोम। कि क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूक्लियोसोम। दैट न्यूक्लियोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन द इंटरफेज। ये कहाँ पे मिलेगा? इंटरफेज में। ठीक है? एंड इन द इंटरफेज इट रिप्रेजेंट द बीडेड स्ट्रक्चर। कैसा दिखलाई देगा? दाना, दाना की तरह दिखलाई देता है, बीड की तरह, मोती की तरह। एंड ईच बीड इज रेफर्ड एज द न्यूक्लियोसोम। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमैटिन थ्रेड। एंड इन द मेटाफेज इट रिप्रेजेंट द आर्म्स। वहां पे वो क्या रिप्रेजेंट कर देता है? आर्म्स। तो वहां पे दो आर्म्स हो जाते हैं उसके। दैट आर्म्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, एक पी और एक क्यू। एंड बोथ आर्म्स आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमेरिक साइट। यहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रोमेरिक साइट पे वो जुड़ा होता है। दोनों आर्म जुड़ा होगा कहाँ पे? सेंट्रोमेरिक साइट। ठीक है? आपको अलग अलग भी पढ़ना है, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर सिलेबस में है। बट ये दो कुछ लोग जो कंफ्यूज कर जाता है कि सेंट्रोमियर इज सेम एज द काइनेटोकोर, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है, मॉलिक्यूलरली अलग अलग है। एंड द इंड पार्ट इज रेफर्ड एज द टेलोमियर।
इंड पार्ट को क्या हम बोलते हैं, जो आर्म्स के इंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टेलोमियर। एंड टेलोमियर इज नॉन स्टिकी। टेलोमियर जो होगा वो क्या होगा, नॉन स्टिकी, वो कहीं से चिपकेगा नहीं। बट इफ यू ब्रेक द टेलोमेरिक पार्ट, अगर टेलोमेरिक पार्ट कहीं गलती से टूट गया तो वो स्टिक कर जाएगा तुरंत दूसरे क्रोमोसोम से जाके, ठीक है। नाउ द टेलोमेरिक रीजन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए का क्या करता है, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टेलोमियर भी आपको पढ़ना है, दिए हुए टेलोमियर। एंड इट रिप्रेजेंट द क्रूसीफॉर्म डीएनए। क्रूसीफॉर्म मतलब हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ लेटर मतलब दो आप देखते हैं डीएनए में, 2 आर्म देखते हैं, उसमें 6-7 आपको 8 दिखलाई देने लगेगा, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिकली द सेंट्रोमेरिक डीएनए इज ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंट, तो ये तो बाद में हम लोग देखेंगे। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द मेटाफेज, अगर हम मेटाफेज को उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउ मॉर्फोलॉजिकली द क्रोमोसोम इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है। इफ द पी एंड क्यू आर इक्वल, कितना हो जाएगा, इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। इफ इट इज रिप्रेजेंटेड लेस देन द 0.4, रेशियो रिप्रेजेंटेड लेस देन द 0.4, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। अगर ये 0.3 के लगभग आएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। अगर ये टिप पे आ जाए, माने एक आर्म से लॉस कर जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेलोसेंट्रिक। टेलो का मतलब टेलोमियर, उसके एक इंड पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा देखिए, यही सब लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। ए क्रोमोसोम एट माइटोटिक मेटाफेज कंसिस्ट ऑफ 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड। यहाँ पे दोनों जो है वो क्या है, अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्रोमेटिड एंड आर्म। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, हाँ 2, 4 नहीं 2। और एक क्रोमोसोम में कितने आर्म होंगे, 2, सही बात है। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड भी बोला जा रहा है और एक क्रोमोसोम में 2 आर्म भी बोला जा रहा है ना। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, जनरली किताब में मिलेगा कि 1 डीएनए कंसिस्ट 2 आर्म्स, फिर मिलेगा 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्रोमेटिड एंड आर्म, मतलब एक सर दोनों जुड़ा हुआ रहेगा और एक ऐसे ही आर्म पार्ट मारेंगे क्या झटका। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हम 2 टर्म यूज कर रहे हैं, या दोनों एक ही है, 2 ही ना बात होगा। या तो ये डिफर कर रहा होगा, क्रोमेटिड एंड आर्म्स आर डिफरेंट, या वो क्रोमेटिड एंड आर्म क्या होगा, एक समान होगा। तो कौन सा सही है, दोनों डिफरेंट वाला सही है या दोनों एक समान वाला सही है, डिफरेंट। हाँ सही तो डिफरेंट वाला है। तो फिर डिफरेंस क्या है, नहीं, क्रोमेटिड इज सिमेट्रिकल ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिड जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये जो पार्ट हो गया ना, ये दैट वन इज द क्रोमेटिड। क्रोमेटिड ऐसे आप अगर इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, क्रोमेटिड। बिकॉज द डीएनए रिप्रेजेंट द सिमेट्रिकल नेचर। डीएनए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिकल, इट रिप्रेजेंट द सिमेट्रिकल। बट आर्म दिस वन, दिस वर्टिकल एक्सिस, 1 आर्म and 2 arm. That is the difference. That means the DNA not horizontal and vertical। हो सकता है हम फोटो को उलट दें तो क्या हो जाएगा उससे, नहीं सर, मतलब अपने याद करना। नो, you remember that the chromatids are molecularly symmetrical. Chromatids are molecularly symmetrical. That means both chromatids represent same nature of the DNA. Same nature of the DNA. But arms are asymmetrical, molecularly asymmetrical. The DNA present in the both arms are डिफरेंट, not similar. नॉट सिमिलर। वो डिफर कर जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टडी। इसी में आप लोग जाके फंसते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन, बस लगिएगा वहां पर दांत दिखाने 2 मिनट में, और उसको मालूम है सेटर को कि आप कहां फंस जाइएगा जाके।
ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ बैठा हुआ है। आप कहाँ फंसिएगा जाके एग्जामिनेशन में, उसको मालूम है, वो समझ रहा है इस चीज को कि आप कहाँ उलट जाइएगा जाके। तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अभी वो बोले ना कि वो क्या नाम है उसका, नाम वो भूल गया अभी, जिसका नेट में हुआ यहाँ से, यही उसको प्रॉब्लम हो रहा था। मेहनत करती थी, कॉन्सेप्ट उल्टा दिमाग में बैठा हुआ था, फंस जाती थी जाकर। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। आप जो रिप्लाई दे रहे हैं, 4 को चॉइस या 5 चॉइस अगर आपको दिया जा रहा है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो देयर इज मैक्सिमम चांस फॉर द रॉन्ग सिलेक्शन। वहां पे रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगा तुरंत आपका। तो उल्टा सीधा मत दिमाग में बैठाइए, समझने के लिए क्या होता है। चलिए आगे चलिए। ए क्रोमोसोम एट माइटोटिक मेटाफेज कंसिस्ट ऑफ 2 सिमेट्रिकल, लिख भी दिए हैं, लिखा भी हुआ है, 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। सिमेट्रिकल मीन्स द मॉलिकुलरली सिमेट्री, मॉलिकुलर सिमेट्री, जल्दी जल्दी लंबा चीज है ये। ईच क्रोमेटिड कंटेन्स ए सिंगल डीएनए। हर एक क्रोमेटिड में कितना है? एक डीएनए। Molecules and both chromatids are attached to each other by the centromere and become separated to the beginning of the anaphase. कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में, क्या है? नहीं है। The chromosomes are bead-like accumulation of chromatin material that are sometimes visible along interphase chromosomes. Beaded structure, अभी हम बोले ना कि that is interphase में क्या होगा, वो beaded structure, उसको क्या बोल देंगे हम? न्यूक्लियोसोम। The chromosomes bearing chromatin has an appearance of necklace in which several beads occur at on a string. ये छोटा छोटा मोती का आप जो माला पहनते हैं उस तरह से वो दिखलाई देने लगेगा। Chromosomes are regions of tightly folded DNA, और ये क्या है कि tightly folded DNA है, वहां पे बहुत DNA टाइट है। And becomes especially prominent in polytene chromosomes. ये polytene chromosomes में ज्यादा prominent दिखलाई देगा। And the polytene chromosome, detection of the polytene chromosome is mentioned in your practical class. प्रैक्टिकल का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो वहाँ पे ये आपको देखना है लेबोरेटरी में यहाँ पर, और इसी के लिए हम बोले थे कि आप ड्रोसोफिला लाइए। सेंट्रोमियर इज ए क्रोमोसोम कंटेन्स ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अभी हमने बोला कि योर टेलोमियर हो या सेंट्रोमियर हो, बाद में देखेंगे हम लोग, बट दे रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक डीएनए। वहां पे जो डीएनए का नेचर होगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द काइनेटोकोर अपीयर्स एज ए प्लेट और कप लाइक डिस्क। यहां पे हम काइनेटोकोर लिख रहे हैं, हम सेंट्रोमियर नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज इन द सेंट्रोमियर सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड ड्यूरिंग द डिवीजन और ड्यूरिंग द मेटाफेज। किस पीरियड में आएगा? मेटाफेज में। ये प्रोफेज में काइनेटोकोर नहीं दिखलाई देता है। इन मेटाफेज एंड इट अपीयर्स ए कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रेफर्ड एज द काइनेटोकोर। वो सिलेबस में आपको अलग अलग पढ़ना है। द क्रोमोसोम्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली 1 क्रोमोमियर एंड आर नोन एज मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर जो होता है ना, वो 2 तरह के होते हैं, मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक और अगर एक सेंट्रोमियर है तब क्या हो गया? मोनोसेंट्रिक, जैसे हम लोग में है। एक से अगर ज्यादा हो गया तब उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक कहाँ मिलेगा? मॉथ वगैरह जो आप देखते हैं, इंसेक्ट्स में मॉथ देख रहे हैं, मॉथ समझ रहे हैं? उजले वाले। हाँ, उजला वाला, एफिड्स में और भी एनिमल्स हैं, बट कॉमन याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि इन एफिड्स दे आर पॉलीसेंट्रिक। एंड इफ द polycentric chromosomes are present, then supernumerary chromosomes are observed because centromere is necessary for the survival of the chromosome. अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा, एसेंट्रिक अगर क्रोमोसोम हो गया, एसेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर नहीं हो, तो दैट इज एलिमिनेटेड आफ्टर सम जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, मर जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो so in the polycentric conditions the numerical variations are observed in the karyotypic study. जब आप karyotypic study करते हैं, karyotypic study means the study of chromosomes, cytological study of chromosome. क्रोमोसोम का जब आप साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? karyotypic स्टडी। जैसे अभी आपके प्रैक्टिकल में हम बार बार बोल रहे हैं कि समझा रहे हैं आपको, इन प्रैक्टिकल में जैसे आप ये देख रहे हैं माइटोसिस का ऑनियन रूट टिप में,
या ग्रास हॉपर का दिए हुए मियोसिस के लिए। तो वो जब इंटरफेज में आप देखिएगा तो उसका जो स्टडी आप कर रहे हो क्या हो गया, दैट इज द कैरियोटिपिक स्टडी। तो इन द कैरियोटिपिक स्टडी दे रिप्रेजेंट्स वेरिएशन, किसमें, जब वो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोजोम होगा। जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में देखेगा तो 8 क्रोमोजोम दिखलाई दे देगा, किसी में 10 दिखलाई दे देगा, किसी में 12 दिखलाई दे देगा। तो दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वेरिएशन ड्यू टू द पॉलीसेंट्रिक नेचर। किसके चलते आ रहा है ये, पॉलीसेंट्रिक नेचर के चलते। उसका एक ओरिजिनल होगा जो मेजर नंबर दे रहा होगा, बट दे रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वेरिएशंस, वो वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने लगता है। क्रोमोसोम्स ऑफ द एस्केरिस आर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज। हाँ, ये डिफ्यूज्ड है, एस्केरिस को याद किए रहिएगा। यहाँ पे क्या है, ये डिफ्यूज, यहाँ पे 2 भी नहीं है, पूरे में है। तो जहां से टूटेगा वहीं से क्रोमोसोम बना देगा, जहां से टूट गया वो एक क्रोमोसोम को बना देगा। इतना समझ गए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, इसको देखिए, उसके बाद भी कहानी जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। यहाँ पे अभी हम बोले कि यहाँ पे क्या है, डीएनए और प्रोटीन। मेजर क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन। सम आरएनए में बी प्रेजेंट, कुछ आरएनए वहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिकॉज फॉर द गोइंग टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द केमिकल नेचर, क्योंकि केमिकल नेचर का ही आपको कहाँ पे जाना है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट द डीएनए केमिकल कंपोजिशन, द क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। 3 कंपोनेंट यहाँ पे है, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन। डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए, सिंस इट प्लेज सेंट्रल रोल इन द कंट्रोलिंग हेरिडिटी एंड मोस्ट कन्वीनियंटली मेजर्ड इन द पिक्रोग्राम। ये किस में मेजर होगा, पिक्रोग्राम। व्हेन यू गोइंग टू एनालाइज एंड स्टडी द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इट रिप्रेजेंट्स द इन द पिक्रोग्राम। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं या डीएनए का स्टडी करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसका एनालिसिस किस में होगा, पिक्रोग्राम में और नैनोग्राम में। या तो पिक्रोग्राम में होगा या नैनोग्राम में होगा। In addition to the describing the genome of an organism by the number of the chromosome, it is also described by the amount of the DNA in a haploid cell. ठीक है, यानी जब किसी का डीएनए को आपको बतलाना है कि इसके पास कितना डीएनए है, तो उसको किस में बतलाना पड़ेगा, इन हैप्लॉइड। किस में बतलाना होगा, इन हैप्लॉइड, बिकॉज क्रोमेटिन रिप्रेजेंट द हैप्लॉइड नेचर। इन एस फेज इट बिकम्स डुप्लीकेटेड, वहां पे क्या हो जाता है, वो डुप्लीकेट कर जाता है, और तब आप मेटाफेज में उसको देखते हैं। यानी आप मेटाफेज में कितने को देखते हैं, 2 क्रोमेटिड को, यानी उसके डबल नेचर को, 2n को देखते हैं। एक बार और हम समझाए होंगे कहीं मॉलिक्यूलर बतला रहे हैं, तो यहाँ पे आप किसको देखते हैं, 2n, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं, सी मीन्स कार्बन, सी मीन्स कार्बन, सी वैल्यू। ठीक है, बाद में कभी आएगा सी वैल्यू पैराडॉक्स, इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड और द नंबर ऑफ किलो बेसिस पर हैप्लॉइड सेल। पहला तो वेट हो गया, दूसरा लेंथ, ये क्या हो गया, लेंथ। एंड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन द किलो बीपी, KBP, किलो बेस पेयर, KBP। किलो का मतलब 1000, तो 1000 जो न्यूक्लियोटाइडिक पेयर होगा, ठीक है। अगर डीएनए तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइज्ड फॉर्म होगा, और तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किलो, माने 1000 मीन्स 1 KBP। ठीक है, किलो बेस लिख भी दिए सर, आ गया सी वैल्यू। फॉर डिप्लॉयड सेल्स इट इज 2C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C, C मीन्स कार्बन। एक्सटेंडिंग द C वैल्यू आर रीच टू द C वैल्यू पैराडॉक्स। इसको जब आगे आप एनालाइज करते हैं तो इसी चीज को हम किस में स्टडी करते हैं, C वैल्यू पैराडॉक्स। एंड C वैल्यू पैराडॉक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द मॉलिकुलर इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जब मॉलिकुलर इवोल्यूशन का हम स्टडी करने लगते हैं तो उसमें C वैल्यू पैराडॉक्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बाद में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलिए। The amount of DNA in the haploid cell of an organism is not related to its evolutionary. यही है C वैल्यू पैराडॉक्स। जो अमाउंट होगा इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द evolutionary significant. It may be that some lower animals represent more C value than the
हायर इवोल्यूशनरी इवोल्यूटेड एनिमल्स। हो सकता है कि जो कम है वो जो मैंने पहले इवॉल्व किया उसका सी वैल्यू ज़्यादा हो जाए और जो बाद में डेवलप किया उसका कम हो जाए। दैट इज द रिप्रेजेंट द सी वैल्यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब गड़बड़ी। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है क्या चीज़? गड़बड़ी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सी वैल्यू पैराडॉक्स। इसको याद करिएगा, नेट वगैरह में सी वैल्यू पैराडॉक्स रिपीटेडली आ जाता है। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स दैट मीन्स द सी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर मोर। कार्बन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है? ज्यादा है। तो जो मोर इवॉल्व्ड जो एनिमल्स हैं उसमें कार्बन का वैल्यू क्या है? ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जीन होना चाहिए। ज़्यादा जीन का मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि सी वैल्यू जो होता है मतलब कुछ कम इन द अर्ली एनिमल्स, द सी वैल्यू इज मोर देन द डेवलप्ड एनिमल्स। एंड व्हाट इज द बेसिक कॉज हियर? The cause is that the presence of, हालांकि यहाँ का नहीं है, हम बतला देते हैं। The cause is basically the presence of intronic sequences। क्या होता है? Intronic sequences। And in the eukaryotic cell, the most important characteristics of the DNA is the presence of intronic sequences। Presence of intronic sequences। Intronic समझ रहे हैं आप? इंट्रॉनिक सीक्वेंस समझ रहे हैं? रोको इसको।